हाई टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही थी, उसमें जो है वो हम राजस्थान के अपतंत्र के बारे में हमने पढ़ लिया था। यानी कि टॉपिक वाइज जो है वो हम राजस्थान की ज्योग्राफी को कवर करते आ रहे हैं। उसी सीरीज में जो है वो हम आज राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि राजस्थान की नदियों के बारे में जो वो हमने कंप्लीट रूप से जो वो पढ़ लिया है। सभी नदियों को जो है वो हमने कवर कर दिया है। तो आज हम जो राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें आ जाती हैं, राजस्थान में खारे पानी की झीलें आती है, मीठे पानी की झीलें आती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। यानी कि अब हमारा जो नया टॉपिक होगा वो राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें, और इससे जो है वो बार बार क्वेश्चन आता रहता है, तो इसको ध्यान से देख लेना। सबसे पहले आता है कि झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है राजस्थान में सर्वाधिक झीलें, राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कहाँ पे आ जाती हैं? तो उदयपुर में आ जाती हैं। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं भारत में सर्वाधिक झीलें कहाँ पे आती हैं? तो श्रीनगर में आती हैं। श्रीनगर कहाँ पे आता है ये सभी आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में आता है। फिर अगर हम चौथे फैक्ट्स के बारे में बात करें तो विश्व में सर्वाधिक झीलें कहाँ पे आ जाती है? तो फिनलैंड में आती है। फिनलैंड में। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पे आ जाती हैं? तो डीडवाना, कुचामन, डीडवाना कुचामन में जो है वो आती हैं, और इसके साथ में नागौर डिस्ट्रिक्ट में भी आती हैं। समुद्र में औसत लवणता, यानी कि हमारे राजस्थान में समुद्र में औसत लवणता कितनी आ जाती है? तो 35% जो है वो यहाँ पे औसत लवणता आ जाती है। और अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो है वो निम्न झीलें पाई जाती हैं। यानी कि राजस्थान में जो 2 प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। राजस्थान में 2 प्रकार की झीलें पाई जाती है। राजस्थान में 2 प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, जिसमें कि एक तो होती है खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें होती हैं। इसके साथ में जो है वो दूसरी झील होती है मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें कौन कौन सी आ जाती है, मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी आ जाती है, उसके बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन आप इधर देखो कि समुद्र में औसत लवणता इसमें कितनी आ जाती है? तो 35% आ जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पे आती है? तो डीडवाना कुचामन में आती है। पहले जो थे वो राजस्थान के जो नागौर डिस्ट्रिक्ट जो आता है उसमें सर्वाधिक खारे पानी की झीलें आती थी, लेकिन अभी जो है वो डीडवाना कुचामन नागौर को विभाजित करके नया जिला बनाया गया है, इसलिए डीडवाना कुचामन में राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झीलें आ जाती है। लेकिन वहीं आपसे क्वेश्चन करें कि राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कहाँ पे आ जाती है, तो आप सभी को पता है झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक झीलें जो आती है वो उदयपुर में आती है। फिर इसके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक झीलें कहाँ पे आ जाती है? तो श्रीनगर में आ जाती है, जो कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में आता है। इसके साथ में विश्व में सर्वाधिक खारे पानी मतलब सर्वाधिक झीलें कौन सी कहाँ पे आ जाती हैं? तो वो आती है फिनलैंड में। ठीक है। और फिर क्वेश्चन आता है कि समुद्र में औसत लवणता कितनी पाई जाती है? तो 35% जो है वो पाई जाती है। फिर अगर हम बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी आ जाती है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, राजस्थान की सबसे बड़ी अगर हम खारे पानी की झील की बात करें तो वो सांबर झील आ जाती है, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील जो आती है वो सांबर झील आती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम देखें कि लवणता, कुछ फैक्ट्स जो कि आपके लिए
जानने ज़रूरी हैं। अब आता है कि हम जो वो झीलों के बारे में देखेंगे कि मीठे पानी की झीलें कौन सी आ जाती है, खारे पानी की झीलें कौन सी आती है। तो सबसे पहले हम देखें तो झीलों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, तो लिम्नोलॉजी जो वो झीलों का अध्ययन कहलाता है। ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन लवणता के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी आ जाती है, तो पंचभद्रा झील आती है, जिसमें कि NaCl पाया जाता है। और इसके साथ में पंचभद्रा झील जो आती है वो अभी राजस्थान के बालोतरा जिले में आती है, जो कि बाड़मेर को विभाजित करके नया जिला बनाया गया था। और पंचभद्रा झील का निर्माण पंचा भील के द्वारा करवाया गया था। वहीं सांबर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। वासुदेव चौहान के द्वारा सांबर झील का निर्माण करवाया गया था। इस बात की जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है, बिजोलिया अभिलेख से मिलती है, ठीक है। और आता है कि जो हमारी सांबर झील जो आती है ये मुख्यतः तो जयपुर ग्रामीण की आती है, लेकिन इसका विस्तार अजमेर में भी देखने को मिलता है, डीडवाना कुचामन में भी, और इसके साथ में जयपुर ग्रामीण में भी जो है वो तीनों जिलों में जो है वो सांबर झील का विस्तार देखने को मिलता है। सांबर झील के बारे में जो डिटेल आ जाती है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आप जल्दी से इन सभी चीज़ों को नोट करो, फिर हम देखते हैं। सांबर झील जो आती है, इसके बारे में सांबर झील जो आती है वो राजस्थान की खारे पानी की झील नहीं आती है, यानी कि खारे पानी की झील जो है वो सांबर झील आती है, ठीक है। लेकिन अब हम जो है वो राजस्थान की जितनी भी खारे पानी की झीलें आ जाती हैं सारी खारे पानी की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो राजस्थान की खारे पानी की झीलें रहेगा। राजस्थान की खारे पानी की झीलें, राजस्थान के खारे पानी की झीलों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मैप में देखते हैं, मैप में कौन कौन सी झीलें आ जाती हैं और कहाँ कहाँ पे आ जाती हैं, तो इस चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो झील आती है वो यहाँ पे जैसलमेर में आती है, कावोद झील। कावोद झील कहाँ पे आ जाती है, तो जैसलमेर में आती है। इसके बाद में ये आता है बाप, यहाँ पे आती है बाप और फलोदी झील, ये दोनों कहाँ पे आती हैं, तो ये फलोदी में आती है। इसके बाद में यहाँ पे झील आती है पंचपद्रा झील। पंचपद्रा झील कहाँ पे आ जाती है, तो बालोतरा में आ जाती है। इसके बाद में यहाँ पे झील यहाँ पे आता है सिक्कर जिला, जिसमें कि एक झील आती है रेवासा, एक आती है काछोर। ये दोनों झील जो आती है वो कहाँ पे आ जाती है, तो ये सिक्कर में आती है। यानी कि सिक्कर जिले में रेवासा काछोर झीलें आ जाती हैं। फिर अगर हम बात करें तो एक झील आती है नावा झील, यानी कि यहाँ पे जिला आता है डीडवाना कुचामन, जिसमें कि एक तो आती है नावा झील, एक आती है डीडवाना झील। और ये दोनों कहाँ पे किस जिले में आ जाते हैं, तो डीडवाना कुचामन जिले में आते हैं। पहले ये जो थे वो नागौर जिले में आते थे, लेकिन अभी नया जिला बना है डीडवाना कुचामन, तो इसमें आते हैं। बाप झील जो आती है वो फलोदी डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है। इसके साथ में एक यहाँ पे आता है बीकानेर। बीकानेर में कौन सी झील आती है, लूणकरण सर। लूणकरण सर झील जो आती है वो कहाँ पे आ जाती है, तो ये बीकानेर में आती है। कावोद झील जैसलमेर में, पंचभद्रा झील बालोतरा में, नावा झील डीडवाना कुचामन में, और इसके साथ में जैसलमेर में जो है वो एक और झील आ जाती है पोखरण झील। और आप सभी को वैसे भी पता है कि पोखरण कहाँ पे आता है, तो पोखरण जैसलमेर में आता है। पोखरण कहाँ पे आता है, जैसलमेर में आता है। तो पोखरण कहाँ पे आती है, तो जैसलमेर में आती है। फलोदी कहाँ पे आती है, तो फलोदी डिस्ट्रिक्ट में आती है। काछोर झील कहाँ आती है, सिक्कर में आती है। एक आता है यहाँ पे चूरू, ताल छापर झील। ताल छापर झील कहाँ पे आ जाती है, तो ये आती है चूरू में। ताल छापर झील कहाँ पे आती है, तो चूरू में आती है। यहाँ पे ताल छापर अभ्यारण्य भी पाया जाता है यहाँ पे ताल छापर अभ्यारण्य भी पाया जाता है। और एक आती है नीम का थाना जिले में एक और खारे पानी की झील आ जाती है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान में रख लेना।
सांबर झील, तो निर्माण के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। और इस बात की जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। भारत का 8.9% नमक का उत्पादन जो है वो सांबर झील के द्वारा किया जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आ जाती है। और इसके साथ में जो है वो अकबर जोधा की विवाह स्थली जो है वो सांबर झील आ जाती है। इसके विस्तार के बारे में अगर हम बात करें तो 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तक जो है वो इसका विस्तार आता है। और इसके साथ में हम बात करें तो जो ये सांबर झील जो आती है, ये तो इसकी स्थिति आती है। और अगर हम विस्तार के बारे में बात करें तो जयपुर फुलेरा रेल मार्ग, ये इसकी स्थिति आ जाती है, यानी कि अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में इसकी स्थिति आ जाती है। और ये जो है वो इसका विस्तार आता है जो कि फुलेरा रेल मार्ग पर जयपुर से 65 किलोमीटर दूर, फुलेरा जयपुर से 65 किलोमीटर दूर पश्चिम में फुलेरा तहसील में स्थित है। और अगर हम बात करें तो इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी आ जाती है, तो इसकी चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर तक आती है। यानी कि जो सांबर झील जो आती है इसकी चौड़ाई कितनी आती है, तो 3 से 12 किलोमीटर तक सांबर झील की चौड़ाई आ जाती है। सांबर झील की चौड़ाई इतनी आती है और इसकी लंबाई कितनी आ जाती है, तो इसकी लंबाई 32 किलोमीटर आती है। 32 किलोमीटर आती है सांबर झील की लंबाई जो वो 32 किलोमीटर आती है। इससे नमक का उत्पादन कैसे किया जाता है, क्यार पद्धति से नमक का उत्पादन किया जाता है। क्यार पद्धति से नमक का उत्पादन किया जाता है। इसको जो है वो 1900 यानी कि 23 मार्च 1990 को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। यानी कि सांबर झील को जो है वो 23 मार्च 1990 को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। और यहाँ पे यानी कि सांबर झील में जो है वो एक मंदिर आ जाता है, शाकंभरी माता या देवयानी माता का मंदिर आ जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो तीर्थों की नानी कहा जाता है। यानी कि सांबर झील में जो वो शाकंभरी माता या देवयानी माता का मंदिर आता है जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है। और इस सांबर झील में जो है वो एक और आ जाती है नालीसर मस्जिद जो है वो सांबर झील में आती है। नालीसर मस्जिद सांबर झील में आती है। शाकंभरी माता और देवयानी माता का जो मंदिर है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक आता है कि स्पाइरुलिना नामक शैवाल से जो है वो इसमें 65% जो है वो प्रोटीन की मात्रा मिलती है। यानी कि सांबर झील जो आती है इसमें एक शैवाल पाया जाता है, स्पाइरुलिना जाता है
जिसमें 65% प्रोटीन प्राप्त होता है, यानी कि जिसमें जो है वो 65% प्रोटीन की मात्रा या प्रोटीन प्राप्त होता है, जो कि सांबर झील में पाया जाता है। सांबर झील में पाया जाता है, जिसमें कि 65% जो है वो प्रोटीन की मात्रा प्राप्त होती है। टूरिज्म यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामसर साइट का दर्जा जो है वो इसको दिया गया था। और जो है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझो, यानी कि हम पढ़ रहे थे कि राजस्थान में जो है वो निम्न यानी कि 2 प्रकार की झीलें पाई जाती है, जिसमें कि खारे पानी की झीलें पाई जाती है, मीठे पानी की झीलें पाई जाती है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें कौन कौन सी पाई जाती है? तो लूणकरणसर झील बीकानेर में पाई जाती है, काबोद झील जैसलमेर में पाई जाती है, इसके साथ में पोखरण झील जैसलमेर में पाई जाती है, और फिर जो है वो पंचभद्रा झील जो कि बालोतरा में पाई जाती है, डीडवाना कुचामन में, मतलब डीडवाना झील जो आती है वो डीडवाना व कुचामन जिले में पाई जाती है। यहीं पे नावा झील पाई जाती है, जहाँ पे नावा मंडी भी आती है। इसके साथ में सांबर झील आती है जो कि जयपुर ग्रामीण में पाई जाती है, और इसके साथ में पीथमपुरी झील आती है जो कि नीमका थाना जिले में पाई जाती है। नीमका थाना जिला सीकर जिले को नीमका थाना जिला जो वो सीकर को झुंझुनू दोनों जिलों को विभाजित करके जो वो नया जिला बनाया गया था। ताल छापर झील जो आती है वो चूरू में आती है, ताल छापर अभयारण्य जो आता है वो भी चूरू में आता है। इसके साथ में जो है वो ये जो है वो राजस्थान में मुख्यतः जो वो खारे पानी की झीलें पाई जाती है, जिसमें कि हम बात कर रहे थे राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील के बारे में। सांबर झील का निर्माण जो है वो वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। इस बात की जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। सांबर झील में जो है वो इसकी कुल लंबाई कितनी आ जाती है? तो 32 किलोमीटर जो इसकी कुल लंबाई आ जाती है। इसकी चौड़ाई कितनी आ जाती है? तो 3 से 12 किलोमीटर जो इसकी चौड़ाई आ जाती है। सांबर झील में जो वो देवयानी माता या फिर जो शाकंभरी माता है, इनका मंदिर पाया जाता है, जिनको तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत बार जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ध्यान में रख लेना। तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? तो पुष्कर अजमेर को जो तीर्थों का मामा कहा, पुष्कर अजमेर को जो वो तीर्थों का मामा कहा जाता है। तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? तो मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। और इसके साथ में हम बात करें तो 23 मार्च 1990 को सांबर झील को जो है वो पर्यटन यानी कि टूरिज्म के रूप में डेवलप करने के लिए जो है वो इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। रामसर साइट का दर्जा जो है वो हमारे केवला देवघना पक्षी विहार जो कि भरतपुर में आता है उसको भी जो है वो दिया गया है। तो 1981 में जो है वो उसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, और 1982 में उसको राष्ट्रीय नेशनल पार्क का दर्जा जो है वो उनको दे दिया गया था। 1956 में जो है वो पक्षी विहार बने थे, केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य। अभी हम पढ़ रहे हैं सांबर झील के बारे में। तो सांबर झील में और फैक्ट्स क्या आ जाते हैं? तो इसमें नालीसर मस्जिद आ जाती है, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। अकबर और जोधा का विवाह स्थली आ जाती है, यही यानी कि यहीं पे जो है वो अकबर और जोधा का विवाह हुआ था। इसके साथ में सांबर झील की जो वो अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के अनुसार जो वो इसकी स्थिति कैसी आ जाती है? तो इसकी स्थिति जो है वो 27 डिग्री से 29 डिग्री जो है वो 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तक जो है वो इसका स्थिति आ जाती है। और अगर हम इसके विस्तार के बारे में बात करें तो मुख्यतः तो ये जयपुर ग्रामीण की आती है। तो ये जो है वो जयपुर ग्रामीण के फुलेरा रेल मार्ग से 65 किलोमीटर दूर जो फुलेरा तहसील आती है पश्चिम की तरफ, वहां तक जो इसका विस्तार आता है। राजस्थान के 3 जिले अजमेर में और इसके साथ में डीडवाना कुचामन में, अभी ये नागौर में नहीं आती है क्योंकि न्यू डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं हम आपको, तो अभी ये नागौर में नहीं आती है। तो जयपुर ग्रामीण में जो वो 3 जिलों में इसका विस्तार आ जाता है। एक आता है स्पाइरुलिना, ये नाम जो है वो स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है, जो कि नमक में जो वो 65% जो वो इस शैवाल में प्रोटीन होता है, जो कि सांबर झील के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। तो और आता है कि ये भारत के जो है वो 8.9% जो है वो नमक का उत्पादन करती है, यानी कि जो सांबर झील जो आती है वो भारत में कितना उत्पादन करती है नमक का? तो 8.9% तक का उत्पादन जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। ओके। और एक आता है कि क्यार पद्धति से नमक का उत्पादन, यानी कि जो जैसे कि आपको हम पंचभद्रा झील पढ़ाएंगे तो उसमें खारवाल जाति के द्वारा वायु या रेस्ता विधि के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है मोरली झाड़ियों से। उसी प्रकार सांबर झील में जो वो क्यार पद्धति के द्वारा यानी कि क्यारियां लगाकर जो है वो नमक का उत्पादन किया जाता है। तो ये बोर्ड पे जितनी भी चीजें लिख रखी है वो मैंने आपको समझा दिया, तो फटाफट से इनको नोट करो, फिर हम आगे जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो जो सांभर झील है इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी आ जाती है, यानी कि इसकी समुद्र तल से औसत मतलब कि इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 367 मीटर आ जाती है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 367 मीटर है, यानी कि सांभर झील की इसकी ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से लगभग 367 मीटर आ जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील आती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील दादू दयाल जी ने प्रथम उपदेश यहीं पे दिए और दादू पंथ की स्थापना सांभर झील के पास ही करी। दादू दयाल के 52 शिष्य आते हैं, जिनमें अगर हम इनके प्रमुख शिष्य देखें तो गरीबदास जी, रजब जी, रजब जी और बाखण जी। इनके प्रमुख शिष्य आते हैं, ठीक है। और एक आता है कि 1980 में, यानी कि 1960 में हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1960 में करी गई। फिर अगर हम बात करें तो 1964 में सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना करी गई, यानी कि 1960 में हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना करी गई और 1964 में सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना करी गई। इस झील को सबसे प्राचीन जल विभाजक पर स्थित माना जाता है। प्राचीन जल विभाजक पर स्थित, यानी कि सांभर झील जो आती है वो प्राचीन जल विभाजक पर स्थित है। और इसके साथ में जो है वो इसकी लवणता को कम करने के लिए यहाँ पे स्वेडा फ्रूटी और सोल्वेडोर नामक वनस्पति लगाई जाती है, यानी कि इसके लवणता को कम करने के लिए साल्वेडोर जो है वो एक प्रकार की वनस्पति आती है। तो साल्वेडोर और स्वेडा फ्रूटी वनस्पति लगाई जाती है, यानी कि साल्वेडोर व स्वेडा फ्रूटी वनस्पति जो है वो लगाई जाती है। और ये जो सांभर झील जो आती है यहाँ पे कुरुंजा पक्षी सांभर झील में कुरुंजा पक्षी जो है वो खींचन गांव, इसके साथ में जो है वो कुरुंजा पक्षी के साथ में एक आता है, यानी कि खींचन गांव में जो वो कुरुंजा पक्षी पाया जाता है। और एक राजहंस आता है जो कि गुजरात का राज्य पक्षी है, आते हैं, यानी कि सांभर झील में कुरुंजा पक्षी जो खींचन गांव फलोदी से आता है और एक राजहंस पक्षी जो गुजरात का राज्य पक्षी आता है, ये दोनों पक्षी जो है वो यहाँ पर आते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सांभर झील के बारे में जितने भी डिटेल से हो सकता था मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं पंचभद्रा झील के बारे में। यानी कि अगली हमारी झील है पंचभद्रा झील। फर्स्ट
खारा पानी मिलता है। यानी कि ये वर्षा के जल के ऊपर निर्भर नहीं होती है, इसे जो वो जल स्रोतों से ही प्राप्त मात्रा में जो वो खारा जल मिलता रहता है। यानी कि अब हम जो है वो एक रिवीजन मार लेते हैं फटाफट से। यानी कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान की सांबर झील के बारे में, तो सांबर झील के कुछ और पॉइंट्स बच गए थे, जिसमें कि ये प्राचीन जल विभाजक पर स्थित है। यानी कि अरावली पर्वतमाला जो वो जल विभाजक का काम करती है। तो आप देख ही सकते हो कि सांबर झील जो वो जयपुर ग्रामीण में स्थित है, तो ये प्राचीन जल विभाजक पर स्थित है। अगर हम बात करें तो इसकी जो है वो ऊंचाई समुद्र तल से कितनी आ जाती है, तो 367 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई आ जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। वही लवणता की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पंचभद्रा झील आ जाती है। फिर आता है कि जो सांबर झील जो आती है, यहाँ पे संत दादू दयाल जी के द्वारा जो है वो दादू पंथ चलाया गया था, दादू पंथ की स्थापना करी गई थी और प्रथम उपदेश भी जो है वो इनके यहीं पे दिए गए थे। अब दादू दयाल जी जो आते हैं, इनके 52 शिष्य आते हैं। 52 शिष्य में हम मुख्य शिष्य देख सकते हैं, गरीबदास जी देख सकते हैं, और इसके साथ में रजब जी और इसके साथ में बाखन जी आते हैं। और फिर आता है कि सांबर झील जो आती है, इसमें 1960 में हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना करी गई थी 1960 में, और 1964 में जो है वो सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना यहाँ पे कर दी गई थी। एक आता है कुरंजा पक्षी आता है, जो कि खिचन गांव फलूदी में पाया जाता है, वो यहाँ पे आता है। इसके साथ में राजहंस पक्षी आता है, जो कि गुजरात का राज्य पक्षी आता है। राजहंस पक्षी आता है, जो कि गुजरात का राज्य पक्षी आता है, वो भी इस झील में जो है वो आते हैं। इसके साथ में जो है ये सांबर झील जो आता है, इसकी लवणता को कम करने के लिए यहाँ पे जो है वो साल्वेडोर और स्वेडा फ्रूटी, इन दोनों वनस्पतियों का नाम जो है वो आपको याद रखना है। साल्वेडोर और स्वेडा फ्रूटी जो है वो वनस्पति यहाँ पे लगाई जाती है। ये तो ये सांबर झील के बारे में जानकारी। इधर लिख रखी है हमने पंचभद्रा झील के बारे में जानकारी। तो ये पंचभद्रा झील जो है, इसका निर्माण पंचा भील के द्वारा करवाया गया था। 25 किलोमीटर के क्षेत्र में जो ये विस्तृत आती है। पंचभद्रा झील बालोतरा जिले में आती है, और इस झील में जो है वो नमक जो है वो कैसे उत्पादन किया जाता है, तो खारवाल जाति के द्वारा वायु या रेस्ता पद्धति के द्वारा जो है वो मोरली झाड़ी से इसमें नमक का उत्पादन करते हैं। ठीक है। एक आता है कोश या पद्धति क्या होती है, यानी कि जैसे वायु या रेस्ता पद्धति होती है, उसी तरह कोश या पद्धति क्या होती है, तो कुओं से जो नमक का उत्पादन किया जाता है उसको हम कोश या पद्धति के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पे 98% NaCl पाया जाता है। वर्षा के जल के ऊपर ये जो झील जो है वो निर्भर नहीं करती है, क्योंकि इसका जो जल जो आता है वो जल स्रोतों से ही इसको जो वो खारे जल की जो वो प्राप्त मात्रा में मिल जाता है। लवणता के आधार पर ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील आ जाती है। ये दोनों फैक्ट्स जो है वो आप याद रखना, पूरे फटाफट से जो है वो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर हमारी अगली झील आती है डेडवाना झील। डेडवाना नहीं है क्योंकि इसमें सोडियम सल्फाइड पाया जाता है। यानी कि यहाँ का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें जो वो सोडियम सल्फाइड पाया जाता है। एक झील आ जाती है लूणकरणसर झील। इस झील में जो वो नमक बहुत ही कम मात्रा में उत्पादित किया जाता है। एक झील आती है लूणकरणसर झील।
लूणकरणसर झील, और ये झील कहाँ पे आती है? तो ये झील आती है बीकानेर में, और यहाँ का एक ही फैक्ट्स आपको मिलता है बहुत कम मात्रा में नमक का उत्पादन। एक आती है कावोद झील। कावोद झील कहाँ पे आ जाती है? तो ये जैसलमेर में आ जाती है। इससे एक ही फैक्ट्स बनता है आयोडीन युक्त नमक। एक आ जाती है नावा झील। नावा झील कहाँ पे आती है? डीडवाना कुचामन में। इससे एक इफेक्ट्स बनता है भारत सरकार द्वारा आदर्श लवण पार्क की स्थापना। यानी कि नावा झील डीडवाना कुचामन में आती है। इसमें भारत सरकार के द्वारा आदर्श लवण पार्क की स्थापना करी गई है। एक झील आती है बाप झील, जहाँ पर राज्य का प्रथम कोयला संयंत्र आता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। बाप झील पहले जोधपुर में आती थी, अभी ये फलोदी में आती है। इससे एक ही फैक्ट बन जाता है राज्य का प्रथम कोयला संयंत्र। राज्य का प्रथम कोयला संयंत्र जो आता है वो बाप झील में आ जाता है। और कावोद झील जो आती है, यहाँ पर आयोडीन की दृष्टि से सर्वोत्तम नमक पाया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो डीडवाना झील जो आती है, इसमें नमक कैसे तैयार किया जाता है? तो स्थानीय संस्था आ जाती है देवल संस्था, उसके द्वारा जो है वो नमक तैयार किया जाता है। संस्था का नाम याद रखना। ब्राइन पद्धति के द्वारा यहाँ पे नमक तैयार किया जाता है। नमक खाने योग्य बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें सोडियम सल्फाइड पाया जाता है, जो कि खाने योग्य नमक नहीं है। इस नमक से जो है वो हम कागज़ तैयार कर सकते हैं। डीडवाना कुचामन जिले में आता है। इसका उपनाम जो आता है वो खालदा झील आता है, जो कि आपको याद रखना है। इसके साथ में इसकी स्थिति अक्षांशीय व देशांतरीय कैसी आ जाती है, तो वो याद रखनी है। इसके साथ में जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य का सबसे बड़ा जो सोडियम संयंत्र जो है वो यहाँ पे स्थापित किया गया है। एक झील आ जाती है बाप झील, जहाँ पे राज्य का प्रथम कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है। बाप झील पहले जोधपुर में आती थी, लेकिन अभी जो है ये फलोदी डिस्ट्रिक्ट में आती है। फलोदी डिस्ट्रिक्ट जोधपुर ग्रामीण, मतलब जोधपुर को विभाजित करके नया जिला बनाया गया है। ठीक है, अब आता है लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील जो आती है वो बीकानेर में आती है। यहाँ पे बहुत कम मात्रा में जो वो नमक का उत्पादन होता है। कावोद झील जैसलमेर में आती है। कावोद झील में आयोडीन युक्त नमक हमें मिल जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नावा झील, डीडवाना कुचामन में आती है। राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी भी यहीं पे आ जाती है। इसके साथ में भारत सरकार के द्वारा आदर्श नमक पार्क यहाँ पे स्थापित किया गया है। ये हुई हमारी राजस्थान की सारी खारे पानी की झीलें। तो मीठे पानी की झीलें जो है वो हम अगले सेशन में करेंगे। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो मैं लेके आ रही हूँ, तो आप जो है वो मतलब कि अच्छे से जो है वो नोट्स बना लेना, एंड जो है वो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। इतनी मेहनत करते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। स्कूल में जाते हैं, ये मतलब खुद नोट्स बनाते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, और आपकी भी क्लासेस लेते हैं, तो चैनल को जो है वो शेयर तो कर दिया करो। हालत जो है वो बिल्कुल भी खड़े होने की नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो मतलब कि कहीं जो है वो मतलब राजस्थान पुलिस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो इससे रिलेटेड जो है वो हम बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इसलिए जो है वो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और ये जो जितने भी चीज़ें मैं करवा रही हूँ उनको कॉपी में नोट कर लेना, नोट्स बना लेना, और फिर इनका बार बार जो है वो रिविज़न करना। तो पता नहीं क्या क्या निकल रहा है मुझसे। अब हम जो है वो अगले सेशन में राजस्थान की खारे पानी की झीलें तो हो चुकी है, मीठे पानी की झीलें जो है वो हम अगले सेशन में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।